हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में पॉइंट नंबर 6 कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में क्या होता है, हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जाती हो। ठीक है, जैसे कि परचेस सेल ऑफ मटेरियल, परचेस सेल ऑफ असेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने कुछ भी परचेस किया, सेल किया मटेरियल या कुछ भी परचेस या सेल किया एसेट, तो हम उसकी जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ मनी में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, द क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमें कमिटमेंट देते हैं या फिर वो वर्क करते हैं या ऑनेस्टी उनकी होती है, लॉयल्टी होती है, तो ये सब ऑर्गेनाइजर में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, बट ये हम अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग की। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, अकाउंटिंग एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल। अकाउंटिंग क्या एज्यूम करता है कि जो भी वैल्यू है मनी की वो स्टेबल है, बट मनी की वैल्यू जो है स्टेबल नहीं है। मनी खुद एक वैल्यू है बट मनी की भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हैज परचेज बिफोर 5 years फॉर ₹50,000। इफ रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन देन इन दिस केस मोर देन 50,000 हैज टू बी पेड टू एक्वायर सेम टाइप ऑफ असेट ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो हमने यहाँ पे असेट परचेज की थी 5 year भी, 5 साल पहले 50,000 में। ठीक है, अब वो रिप्लेस करनी है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डन हो गई है, ख़त्म हो गई है। देन इन दिस केस मोर देन 50,000 हैज़ टू बी पेड टू एक्वायर सेम टाइप ऑफ असेट ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हमें 50,000 से ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर हमें सेम टाइप की असेट चाहिए अभी के टाइम पे। ठीक है, तो 5 साल पहले हमने जो असेट खरीदा था वो 50,000 का था, उसकी रिक्वायरमेंट डन हो गई, उसका वो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसकी जगह पे हमें वैसी दूसरी लेके आनी है अब। तो अब वो हमें 50,000 में तो मिलने से रही, क्योंकि 5 साल हो गए, 5 साल के पहले उसकी वैल्यू 50,000 थी, तो अब ऑब्वियसली बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, तो हमें वो सेम टाइप में नहीं मिलेगी। तो अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि वो एज्यूम करता है कि वो मनी जो है वो स्टेबल ही है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एजप्शन कैन बी ट्रीटेड एज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो हम मनी एजप्शन होती है, स्टेबल मनी की वैल्यू जो है वो, तो वो ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग में लिमिटेशंस में। ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स इन अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। जो भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन हो, मतलब जो भी पास्ट में हमने किए हो, इवेंट्स किए हो, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। नो करेक्शंस आर अलाउड इन ट्रांजेक्शन फॉर एनी मिस्टेक बट स्टिल हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर यूजफुल टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। नो करेक्शंस आर अलाउड इन ट्रांजेक्शन फॉर एनी मिस्टेक। हम कोई भी हिस्ट्री अगर वो बन गया है, ठीक है, वो पास्ट में हो चुका है ट्रांजेक्शन, तो अब हमें उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर यूजफुल टू टेक फ्यूचर डिसीजन। पर फिर भी फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए हम उनका यूज़ करते ही हैं। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ असेट कीप्स ऑन चेंजिंग। असेट की वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। द मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, उनकी मार्केट प्राइस जो होती है वो भी चेंज होती रहती है। इन अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड एंड ओनली एक्चुअल कॉस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट्स आर गिवन। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, मार्केट वैल्यू जो है वो इग्नोर कर दी जाती है और सिर्फ फोकस किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट के बेस पे। ठीक है, उसको जो मटेरियल है उसको ट्रीट किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट पे। तो ये जो है वो एक लिमिटेशंस है, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू का अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखती है कि अगर ये बुक की वैल्यू आपकी 20 रुपीज़ है और मार्केट में वैल्यू इसकी 15 रुपीज़ है, तो ये बुक की वैल्यू आपकी 15 रुपीज़ ही रहेगी एक्चुअल में। ठीक है, बट हम अगर इसको एक्चुअल कॉस्ट पे कंसीडर करें तो आपका लॉस भी हो सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केट वैल्यू अगर अवॉइड करते हैं तो ये एक अकाउंट की लिमिटेशन बन जाती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग आइटम्स लाइक बेडर रिजर्व इज डिटरमाइन ऑन एस्टिमेशन।
तो अकाउंटिंग में क्या होता है, एक बेडर रिजर्व होता है। बेडर रिजर्व मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी को कुछ भी पैसे दिए हमने, ठीक है, किसी को, या हमने गुड्स उसको सेल किए हैं, ठीक है, हमने क्रेडिट पे उसको गुड्स सेल किए हैं। कोई भी पर्सन है, हमने उसको 20,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया उसको, ठीक है। अब 20,000 में से उसने क्रेडिट पे सोल्ड तो कर दिया हमने, पर हमने सोचा कि 2,000 जो रुपीज़ है ना, 20,000 में से 2,000 जो रुपीज़ हैं वो बेडर रिजर्व है, मतलब वो हमको नहीं मिल सकते हैं। उसकी कंडीशन देख के हमको लगता है कि वो 2,000 तो नहीं देगा, 18,000 फिर भी दे सकता है, पर 2,000 में भी ना दे। तो ये हमने प्री डिटरमाइंड एस्टिमेशन किया कि हम अकाउंटिंग में ऐसा है कि हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमें बेडर रिजर्व कितना रखना है, ठीक है, कितना, इतना अगर नुकसान हो तो उतना हम पहले से ही उसको साइड में करके रखते हैं। इफ़ एस्टिमेट्स आर मिस्टेक ओरिएंटेड रॉन्ग, अगर हमारा जो एस्टिमेटेड है वो रॉन्ग हो गया, उसने 2,000 नहीं पे करने के बजाय 4,000 पे किया, तो कुछ भी हो सकता है। इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा अकाउंट्स में। बट दिस काइंड ऑफ एस्टिमेटेड आर डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। पर ये जो एस्टिमेट्स होते हैं वो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे होते हैं, और जो हमारा लॉजिक है उसके बेस पे होते हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स रिमेन्स मिनिमम, तो मिस्टेक की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मिनिमम हो जाती है, मतलब बहुत ही कम हो जाती है। अब डुअल स्टैंडर्ड्स, देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में, एक प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट, और एक दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये दोनों ही जो आपके लिए न्यू वर्ड हैं वो इसी चैप्टर में या आगे वाली बुक में आगे वाले चैप्टर्स में हम हो जाएगा, ठीक है, कवर कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ नॉन एज इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना वो दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कि कितनी इनकम हुई है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। इज प्रिपेयर्ड ऑन करंट प्राइजेस वाइल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर डिस्क्लोज्ड एट ओल्ड प्राइस, हिस्टोरिकल प्राइस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना वो प्रिपेयर किया जाता है करंट प्राइजेस पे, मार्केट प्राइस पे, कि उसकी कितनी मार्केट प्राइस चल रही है, या करंट प्राइजेस, जो भी करंट प्राइस हो, ठीक है। और जो बैलेंस शीट होती है वो डिस्क्लोज करते हैं ओल्ड प्राइस पे, मतलब उसको जो रिकॉर्ड होता है, उसका जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, आइटम्स जो होते हैं, जो भी मटेरियल हो, गुड्स हो, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिखा जाता है बट ओल्ड प्राइस में, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी प्रिवेल्स, तो मतलब ऐसे इन दोनों के बीच ये डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, असमानता है कि ये एक में है ना हम करंट प्राइस ले रहे हैं और दूसरे में हिस्टोरिकल प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस लिमिटेशंस, अकाउंटिंग हैज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड इम्पोर्टेंट रोल फॉर ओनर्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, लैंडर्स एक्सेट्रा. These limitations of accounting do not work as hurdles in development of accounting. Besides, this limitation can be removed because accounting has been developed as a language of business and science art. तो ये जो भी limitations है, despite of limitations, हमें फिर भी अकाउंटिंग जो है लिमिटेशन उसकी 6 है, फिर भी अकाउंटिंग जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन बिजनेस में, गवर्नमेंट में और स्टेक होल्डर में, कहीं पर भी, ठीक है। और या तो फिर जो स्टेक होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंट। उनको पता चलता है कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। और लिमिटेशन की वजह से ये है अकाउंटिंग जो है उसका वर्क तो हमेशा डेवलप ही हुआ है, हमेशा डेवलपमेंट पे ही रहा है। अकाउंटिंग की लिमिटेशन की वजह से भी उसका वर्क डेवलपमेंट में ही रहा है। तो अब जो लिमिटेशन है वो बहुत ही कम हो गई है। दिस लिमिटेशन कैन बी रिमूव्ड बिकॉज ये लिमिटेशन तो हटा दी गई है। अकाउंटिंग हैज़ डेवलप्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड साइंस आर्ट, क्योंकि अब जो है अकाउंटिंग डेवलप्ड हो गया है, उसका जो लैंग्वेज है एज अ बिजनेस लैंग्वेज में उसको यूज़ किया जाता है और साइंस आर्ट में भी उसका यूज़ किया जाता है। तो बिजनेस लैंग्वेज में उसका कैसे यूज़ किया जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज़ नॉन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को और क्या नाम से जाना जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज हम किस में लिखते हैं? अकाउंटिंग में। ऐसा थ्रू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइड। अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। थ्रू लैंग्वेज either by writing or speaking or analyzing or interpreting any content
इज डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन्ड बाय वन पर्सन टू अदर। तो ये लैंग्वेज की वजह से या तो फिर राइटिंग में हो, स्पीकिंग में हो, एनालाइज करें या इंटरप्रेट करें, जो भी कोई भी कंटेंट हो वो डिस्क्राइब करते हैं हम, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और रिजल्ट्स टू द रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टीज होंगी जिन्होंने हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी हमारे को पार्टनर्स हैं। तो वो फंक्शन, ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है अकाउंटिंग का, हमें इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ की, उसके रिजल्ट की, कि उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। लैंग्वेज इज यूज्ड विथ इट्स ऑन प्रीडिटरमाइंड नॉर्म्स। अकाउंटिंग इज ऑल्सो यूज्ड विथ इट्स ऑन प्रीडिटरमाइंड रूल्स। लैंग्वेज यूज्ड एज इट्स ऑन प्रीडिटरमाइंड नॉर्म्स। लैंग्वेज जो है वो खुद का अपना नॉर्म्स प्रीडिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। बट अकाउंटिंग ऑल्सो यूज्ड विथ इट्स ऑन प्रीडिटरमाइंड रूल्स। बट अकाउंटिंग जो है वो यूज़ किया जाता है उसके रूल्स के हिसाब से भी, खुद के रूल्स हैं उसके। लैंग्वेज हैज़ अ फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हैंस टाइम बेस्ड चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट। तो लैंग्वेज की एक फीचर होता है, वो फ्लेक्सिबल होता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग ऑल्सो टाइम बेस्ड चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड। तो अकाउंटिंग में भी टाइम के साथ साथ जो है चेंज होते रहते हैं। इन ब्रीफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। इन ब्रीफ, इन शॉर्ट में मतलब हम अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी हमने बनाया है। दस इट वर्क्स एज अ लैंग्वेज। तो इसलिए वो एज अ लैंग्वेज का काम करता है, किसके लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में हमें जो भी पता करना होता है वो हम क्या देख के पता करते हैं, अकाउंट्स देख के पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? तो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल। साइंस किसके बेस पे होता है, रूल्स और प्रिंसिपल्स के बेस पे होता है, ठीक है। दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और ये जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किए गए हैं। तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। तो अकाउंटिंग भी क्या है, एक साइंस है। इट्स फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। और इसके भी जो भी रूल्स हैं, इसका जो भी फॉर्मेशन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए गए हैं। जो किसने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने ही बनाए हैं। टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम बिजनेस के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग रूल्स के बेसिस पे, ठीक है। उसको क्लासिफाई किया जाता है अकाउंटिंग रूल्स के जरिए, ठीक है। कि अगर कोई अदर पर्सन भी होगा, वो अगर उसको थोड़े बहुत रूल्स पता हैं तो वो पता चल जाएगा उसको कि डेबिट मतलब ये उधार में है और क्रेडिट मतलब ये जमा है, ठीक है। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड इंडिविजुअल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करने के लिए इंडिविजुअल स्किल्स इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई इंडिविजुअल स्किल नहीं चाहिए, हर एक को नहीं चाहिए ये स्किल की ये इसको आना ही चाहिए, अकाउंटिंग बनाने इसको आना ही चाहिए, ऐसा कोई इंडिविजुअल स्किल नहीं चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। ओनली रूल्स आर टू बी फॉलोड। ओनली सिर्फ रूल्स ही उसको फॉलो करने हैं। कोई है ना ऐसे पर्टिकुलर एक स्किल नहीं चाहिए कि ये स्किल है, ये सिर्फ रूल्स के बेस पे है। तो आप रूल्स को फॉलो करोगे मतलब आप अकाउंट बना सकते हो, आप अकाउंटेंट बन सकते हो। व्हेन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स रिजल्ट वुड रिमेन द सेम। अगर अकाउंट्स वाले प्रिपेयर किया हो कितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन ने, ठीक है, बट जो उसका प्रोसेस होगा प्रिपेयर करने का, अकाउंट्स प्रिपेयर करने का जो भी प्रोसेस है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे जो उसने अकाउंट प्रिपेयर किया है तो वो सेम ही आएगा, चाहे उसको कितने भी डिफरेंट पर्सन ने क्यों ना बनाया हो, ठीक है। तो क्योंकि वो रिजल्ट सेम क्यों आएगा, क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वो हम अकाउंट्स बनाते हैं, इसलिए। दस ड्यू टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग इज नॉन एज साइंस। तो ये इसलिए रूल्स और प्रिंसिपल्स से अकाउंटिंग बनता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग इज नॉन एज साइंस। उससे साइंस के नाम से भी जाना जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस है। अपार्ट फ्रॉम साइंस के अलावा अकाउंटिंग इज नॉन एज एन आर्ट ऑल्सो। अकाउंटिंग को आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अकाउंटिंग इज मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अकाउंटिंग को 3 कैटेगरीज में मेनली बांटा गया है। फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
कीपिंग द लिमिटेशन ऑफ दिस अकाउंटिंग इन माइंड अ स्पेसिफिक स्किल टू प्रिपेयर अकाउंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये 3 अकाउंटिंग हमने अपने माइंड में है, हम ये पर इनकी एक कोई लिमिटेशंस भी हैं। अगर हमें इनके बारे में पता नहीं होगा, सिर्फ रूल्स ही फॉलो करने हैं, पर फिर भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल में क्या आएगा, कॉस्ट में क्या आएगा, मैनेजमेंट में क्या आएगा। अगर हमारे पास ये स्पेसिफिक स्किल नहीं है इनको जानने की, तो हम अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए इसको, ये अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। ये एक लिमिटेशन है। द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन डिफरेंट मैनर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग इज ऑल्सो इज नॉन एज एन आर्ट। तो किसी भी चीज़ की कोई भी नेचर है या फिर उसका जो मीनिंग है वो बदले बिना हम उसे अलग तरीके से हम बता रहे हैं, अलग तरीके से हम उसको चेंज करके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन डिफरेंट मैनर, कोई डिफरेंट मैनर से, डिफरेंट तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, उसका नेचर चेंज किए बिना या उसकी मीनिंग चेंज किए बिना हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। और आर्ट के लिए क्या चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है। ठीक है। तो अकाउंटिंग एज अ साइंस भी है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और आर्ट भी है क्योंकि इसमें स्किल भी चाहिए होती है। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 7 समझेंगे। ठीक है। थैंक यू।